Hello friends, from today we will start Social Science of Grade 7 CBSE Board. I will explain each chapter one by one. And our first chapter is when, where and how. Let's begin this. Emergence of a new era. The medieval period in India covers the period from 780 to about 1750 AD, and this long period of about 1100 years can be divided into two phases, that is, early medieval period and the later medieval period. And we know that AD, full form of AD is Anno Domini, that is a Latin. This word is taken from the Latin language, which means in the year of the Lord. Inside, with the coming of the Turks and the Mughals, and the new costumes like चूड़ीदार pajamas and शेरवानी emerged. जब तुर्क एंड मुगल्स हमारी कंट्री में आए तो चूड़ीदार जो कुर्ता पजामा वो जो ट्रेंड है वो सेटअप हुआ धीरे धीरे, वो इमरजेंस हुई उसकी. Emergence means to come into effect. And in the early medieval period, we find that there was a constant power struggle among the regional kingdoms of North and South India. जब अर्ली मेडिवल पीरियड का टाइम था तो जो रीजनल किंगडम थे उनमें आपस में ही लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते थे. जैसे नॉर्थ एंड साउथ वाले वो आपस में ही लड़ते रहते थे. ठीक है. द पालास पर परिहारास राष्ट्रकूटास Cholas and the Rajputs were the powerful dynasties that ruled in different part of India. ये जो मेन है, ये मेन डायनेस्टीज़ के नेम हैं, जैसे कि पालास है, परिथारास है, ये सारे मेन डायनेस्टीज़ हैं जो उस टाइम पीरियड में इंडिया पे रूल कर रहे थे. ठीक है. नेक्स्ट, अलॉन्ग विद दिस द टर्किश इन्वेजन मीन्स होता अटैक ऑफ इंडियन बिगेन इन 1000 AD. इसके साथ जो टर्किश इन्वेजन है वो इंडिया में स्टार्ट हुआ इस टाइम पीरियड में 1000 AD में. अल्टीमेटली द टर्क्स एस्टेब्लिश देयर किंगडम कॉल्ड द दिल्ली सल्तनत. जो टर्क्स ने अपने किंगडम बनाई उसका नेम था दिल्ली सल्तनत. दिस सल्तनत फ्लोरिश्ड बिटवीन, इसका टाइम पीरियड गिवन है, we have given this time period in 1200 AD and 1526 AD, 1526 AD, and witnessed the reign of Turks, Khaljis, Tughlaqs, Lodhis. द दिल्ली सल्तनत वर ओवरथ्रोन बाय द मुगल्स. जब दिल्ली सल्तनत आई उसके बाद मुगल्स आए जो इन्होंने फिर इनको अटैक करके ओवरथ्रो कर दिया, बाहर निकाल दिया. इन द 16th सेंचुरी विद द अराइवल ऑफ द मुस्लिम रूलर्स अ न्यू रिलीजन इस्लाम एंड न्यू लैंग्वेजेस अरेबियन पर्शियन केम इनटू. जैसे जैसे मुस्लिम्स का यहाँ पे राइन टाइम पीरियड स्टार्ट होता है तो अरेबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज है वो भी इमर्ज होती हैं हुई उस टाइम. एंड द न्यू कल्चर दैट इवॉल्व इन इंडिया केम टू नोन एज इंडो इस्लामिक कल्चर. जो न्यू कल्चर आया उसको इंडो इस्लामिक कल्चर कहते हैं बिकॉज दिस वॉज द फ्यूजन इंडियन प्लस इस्लामिक कल्चर. एंड द एडवेंट ऑफ द मुस्लिम ब्रॉड न्यू टाइप ऑफ द फूड सच एज, जैसे ये तो हो गया अपना कल्चर लैंग्वेजेस का है, ये हो गया फूड का, जैसे बिरयानी, कौरमा, पुलाव, फिरनी एक्सेट्रा. ये ग्रेप्स, mangoes, tobacco, chilies, ice were also introduced in this time period. Okay. And toward the end of the 15th century European traders began trading with India. फिर उसके बाद ये मुगल्स का टाइम पीरियड मीन्स की मुस्लिम्स का. देन आफ्टर दैट बात की हुई है यूरोपियंस की. द फर्स्ट टू अराइव वॉज पोर्टुगीज एंड दे वर फॉलोड, नेक्स्ट पेज, by the English and the Dutch and the French. What led to the growth of the इंडो इस्लामिक कल्चर, ये की क्वेश्चन है, इसके आंसर्स हम बाद में डिस्कस करेंगे सभी. बाय द मिड 18th सेंचुरी द इंग्लिश मैनेज्ड टू आउट्स द अदर यूरोपियन ट्रेडिंग पावर्स एंड स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ द कॉन्करिंग एंड कॉलोनाइजिंग इंडिया. जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने क्या किया, पूरे इंडिया को कॉलोनाइज करने की. कॉलोनाइज मीन्स टू मेक द कॉलोनीज, टू डिवाइड इनटू स्मॉल पार्ट्स. एंड इम्पैक्ट ऑफ द जियोग्राफी ऑन इंडियन हिस्ट्री. इंडियन हिस्ट्री पे जियोग्राफी का क्या इफेक्ट है. द जियोग्राफी ऑफ द कंट्री इन्फ्लुएंसेस हिस्ट्री टू अ ग्रेट एक्सटेंट. हियर वी विल फाइंड सम फैसिनेटिंग एग्जांपल ऑफ द हाउ हिस्टोरिकल फोर्सेस आर शेप्ड बाय द जियोग्राफी. द फर्स्ट इज पोर्ट्स सच एज सूरत, मसूलीपट्टनम, कैम्बे, कोचीन. ये जो है वो ये मेजर पोर्ट बन गए थे, मेजर ट्रेड सेंटर, इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड के लिए
ये जो प्लेसेस थी ये उस टाइम में काफ़ी फेमस हो गई थी. The mountains in the North India, especially in Rajasthan, led to the building of massive and the strong fort in Chittorgarh, Jodhpur and the Jaisalmer. ये जो किले थे, ये जो माउंटेन्स वगैरह, ये राजस्थान के उसमें जैसलमेर वगैरह पड़ते हैं ये. दिस कुड नॉट बी इजली ब्रीच्ड बाय द एनिमी. बट ये जो है ईजिली ब्रीच आउट नहीं होते. ब्रीच मीन्स कि टू इन्वेड करना, जो इनको अटैक करके जीतना, ये इतना ईजी भी नहीं था उनके लिए. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है द वाटर स्कैरसिटी इन गुजरात एंड राजस्थान लेड टू द क्रिएशन ऑफ द बाउलीज फॉर द स्टोरिंग वाटर. बाउलीज क्या होते थे, एक ज़मीन में जैसे हमने गड्ढा खोद के जैसे बेसमेंट में वहाँ पे पानी स्टोर करने की प्रोविज़न होती थी पुराने टाइम में. दैट आर कॉल्ड द बाउलीज विच वर रिकॉग्नाइज्ड टुडे एज द यूनिक एग्जाम्पल ऑफ द वाटर कंजर्वेशन. पानी को संभाल के रखना. And during the medieval period, wars were fought frequently to control the important territory between the rivers and the Ganga and the Yamuna and the Godavari and the Tugabhadra. ये जो medieval period का टाइम पीरियड था, इसमें ये सारी जो रिवर्स है उनके बारे में बताया हुआ है कि क्योंकि वॉर्स वगैरह होती थी इसलिए इम्पोर्टेंट रिवर्स की ये पानी के पीछे तो जो फाइट है वो अब भी है. तो उस टाइम से भी, उस टाइम की बात है ये, तो उस टाइम भी होती थी. ठीक है. नेक्स्ट जो है हमारा इंसाइट में क्या है, इन बाबरनामा द मुगल एम्परर बाबर यूज द टर्म हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जियोग्राफी, फोना एंड द कल्चर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ये बाबर के टाइम की बात है कि उसने जो टर्म है हिंदुस्तान उसने फर्स्ट टाइम यूज़ की थी, जिसमें उसकी अपने इंडिया की जियोग्राफी के बारे में, फोना और उसके कल्चर के बारे में डिस्कशन की थी उसने. नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी. From the beginning of the medieval period, India has been known by different names. जैसे पुराने टाइम में इंडिया के बहुत नेम थे, जैसे आर्यवर्ता हो गया, टू हिंदुस्तान. सॉरी, इंडिया गॉट इट्स नेम हिंदुस्तान बिकॉज ऑफ द पीपल लिविंग अराउंड द इंडस रिवर. जो इंडिया का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा था, क्योंकि इंडिया में जो इंडस रिवर फ्लो करता था उसकी वजह से इंडस, और इंडस से ही इंडिया बना. It is derived from the Persian word which means same as Sindhu in संस्कृत, और संस्कृत में सिंधु नेम से, जो कि पर्शियन लैंग्वेज से आया. आगे है हिंद. हिंद इंडिकेट्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन पर्शियन एंड अरेबिक. व्हेन द टर्म हिंदुस्तान वाज यूज्ड इन द 13th century by the chronicler Minhaj us Siraj, he meant that the area of the Punjab, Haryana and land between Ganga and Yamuna as this land was ruled by दिल्ली सुल्तान. जो हिंद है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो पर्शियन है, अरेबिक में है, जो टर्म है हिंदुस्तान वो 13th century में मिराज उस सिराज ने यूज़ की थी. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है. ओके. नेक्स्ट, साउथ इंडिया वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ दिस टर्म. साउथ इंडिया इसका पार्ट नहीं था तब. When Babur used term Hindustan, he used it in the broader sense to include the geographical and cultural characteristics of the entire Indian subcontinent. At that time, this term did not have any political meaning. ये देखो, जैसे हमने इनसाइड में पीछे पढ़ा है ना कि बाबर ने क्या एक्सप्लेन किया था, हिंदुस्तान टर्म जो है उसने यूज़ की थी, लेकिन वो उस टाइम ने यूज़ की थी ब्रॉडर सेंस में. दैट मीन्स कि पॉलिटिकल उसका सिनेरियो तब नहीं था. ठीक है. बाकी जो जियोग्राफिकल और कल्चर कॉन्टेक्स्ट में उसने ये बात कही थी. इंडिया इज़ ऑफन रेफर टू एज ए भारत इन द संस्कृत लिटरेचर. इंडिया इज़ ऑल्सो नोन एज द भारतवर्षम. ओके. नेक्स्ट है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. Historical sources are classified into two broad categories. Okay, first one is literary and the second one is archaeological sources. Literary sources of medieval India can be divided into the indigenous or writing by the Indians and the foreign accounts. ये जो indigenous means कि literally वाला है, ये इंडियंस भी राइट कर सकते हैं इसमें और फॉरेन अकाउंट्स भी, राइटिंग उनकी है दोनों की. अपार्ट फ्रॉम दीज वी हैव कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस. ये देखो इंस्क्रिप्शंस का मीनिंग ये नीचे भी गिवन है. नीचे देखो इंस्क्रिप्शन का, राइटिंग क्राफ्ट इनटू वुड, स्टोन, मेटल. मीन्स राइट करना, वुड पे राइट करना, स्टोन पे या किसी तरह की मेटल पे राइट करना, दैट इज़ कॉल्ड द इंस्क्रिप्शंस.
Okay. Next, manuscripts were also very important source of information for this period and which stretched from 700 to 1750. But one problem with the manuscript is since they were copied by hand, changed in words, sentences were brought in by scribes who copied these. इसका कॉपीड दिस मैन्युस्क्रिप्ट, ये बोल रहे हैं कि जो मैन्युस्क्रिप्ट पुराने टाइम में जैसे लिखे थे, ठीक है, और नेक्स्ट पर्सन जो उसको कॉपी कर रहा है वो कहीं ना कहीं जो है वो अपनी वर्डिंग या कुछ चेंजेस हो सकते हैं ना इसमें, इसलिए ये प्रॉब्लम है कि एज इट इज़ वो जो ओल्ड है, जो एंटीक चीज़ है वो नहीं है. The scribes who copied these manuscript thus new words sentences change their meaning. So उनका जो we can say कि जो literally जो उनका meaning था, जो original meaning था, वो कहीं ना कहीं lost हो रहा है of the original manuscript, and this is especially true when we study a manuscript from the historical point of view. Okay. इसमें जस्ट टू बताए हुए हैं, लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल. लिटरेरी का बताया हुआ है फर्स्ट तो कि ये जो फॉरेन एंड इंडियन अकाउंट्स के बारे में, और फिर मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शंस के बारे में. नेक्स्ट फर्दर, the term foreigner is used today for a person who is not an Indian, as we all know. But in the medieval period, this term was used by for any stranger who was not a member of the society or the culture in which he had appeared. The term Pardesi in Hindi is suitable term at that for that person. ये कह रहे हैं कि जो आज की हमारी टर्मिनोलॉजी है फॉरनर, फॉरनर का हम ये मीनिंग कंसिडर करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ये और कोई कंट्री से आया है. ओके. लेकिन पुराने टाइम में, ये जो मेडिवल पीरियड है, उस टाइम में स्ट्रेंजर मीन्स कि कोई स्ट्रेंजर है जो कि इस पर्टिकुलर सोसाइटी का मेंबर नहीं है, या फिर ये हमारे कल्चर से नहीं है, हमारे कल्चर को बिलोंग नहीं करता, दैट वाज कॉल्ड द फॉरनर. ये बता रहे हैं. नेक्स्ट है लिटरेरी सोर्स. Accounts of the Indian writers in the medieval period, we had all kind of writing by contemporary writers like Babar's Baburnama and Jahangir's Jahangirnama. Okay, that fascinating the biographies गिविंग फर्स्ट एंड अकाउंट ऑफ देयर लाइव्स एंड टाइम्स. बायोग्राफीज़ क्या होती है कि किसी पर्सन के बारे में उसकी पूरी डिटेल लिखना, उसकी लाइफस्टाइल, उसका नेचर, उसका मतलब जो भी उसने लाइफ टाइम में किया उसके बारे में पूरी बुक होती है. दैट इज़ कॉल्ड द बायोग्राफी. द अदर वेरी इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स ऑफ दिस पीरियड वॉज आर द अकाउंट्स बाय द कोर्ट हिस्टोरियंस who were also appointed by the rulers to record the events of their rule. कोर्ट हिस्टोरियंस क्या थे कि जो भी मतलब जो इम्पोर्टेंट इवेंट है, जो हैपनिंग्स हो रही हैं कोर्ट में, उनके बारे में लिखना. सम ऑफ द मेजर अकाउंट ऑफ दिस पीरियड आर अबुल फजल जफरनामा एंड आईने अकबरी एंड द अकाउंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत बाय द जियाउद्दीन बरानी टाइटल्ड तारीख फिरोज शाही एंड तुगलकनामा बाय अमीर खुसरो. ये सारा इम्पोर्टेंट है कि हमने ये याद रखना है कि अमीर खुसरो ने तुगलकनामा लिखी है, ठीक है, जिसका टाइटल था तारीख एंड फिरोजी ये शाही आईने अकबरी किसने अकबरनामा है, ठीक है. ये सारा इंपॉर्टेंट है. अनदर टाइप ऑफ द लिटरेरी सोर्सेज अकाउंट्स रिटन बाय द स्कॉलर्स अबाउट द किंगडम इन विच दे लिव्ड. सच बुक्स आर कॉल्ड द कोर्ट क्रॉनिकल्स. कोर्ट क्रॉनिकल्स क्या हो गया कि अकाउंट्स मीन्स कि किसने लिखे हैं, स्कॉलर्स को कौन होते हैं कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, जो ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं और उन्होंने उस पर्टिकुलर फील्ड में जैसे कि हाईएस्ट डिग्री ली होती है, ठीक है, अबाउट द किंगडम्स जिसमें वो रहते थे. आगे है राज तरंगिनी बाय कल्हान इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट कोर्ट क्रॉनिकल. दिस बुक गिव्स एन डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द कश्मीर. ये क्वेश्चन आ सकता है, ये जो है ये किसके बारे में बताता है, कश्मीर की हिस्ट्री में. आगे है चंद्राबाईज पृथ्वीराज साव गिव्स एन अकाउंट ऑफ द रूल ऑफ द पृथ्वीराज चौहान. ये जो पृथ्वीराज चौहान, ये भी इन्होंने सेकेंड एग्जाम्पल दे के हमें बताया है. ओके. मैनी अदर राइटिंग्स बाय इंडियन राइटर्स लाइक द फिरोदशी शाहनामा, इनायत खान्स शाहजहानामाज, मिनाजुल सिराज, तोबक आई फिराजु शाही आर important examples of the literary account of this period. Next, insight. Al-Biruni came to India along with the Mahmud of Ghazni. He wrote a book
ताहिक-ए-हिंद डिस्क्राइबिंग द सोशल रिलीजियस एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द इंडिया। ये बता रहे हैं कि अल-बिरूनी जो है इंडिया आया, किसके साथ आया, महमूद ऑफ गजनी के साथ आया। उसने कौन सी बुक लिखी, ताहिक-ए-हिंद लिखी, जिसमें क्या बताया था, वो बुक क्या एक्सप्लेन कर रही है, सोशल कंडीशन। सोशल मीन्स रिलेटेड टू आवर सोसाइटी इन विच वी आर लिविंग, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल कंडीशन जो भी इंडिया में उस टाइम थी। ओके, नेक्स्ट है beside account of the writers, many literary sources include the religious literature like the रामायणा महाभारता, जो कि रीजनल लैंग्वेज में लिखी हुई है। सेकुलर लिटरेचर, सेकुलर मीन्स होता है जो कि नॉन रिलीजियस होता है, जिसका कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है। लिटरेचर रिटन इन द वेरियस इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस, दीज सोर्सेज टेल अस अबाउट द लाइफ एंड वैल्यू ऑफ द पीपल हु लिव्ड। ओके, इसमें रामायणा महाभारता के बारे में है। द archival record containing the governmental documents, royal orders, treaties, court record, ये सारा कुछ जो है इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। ओके, जो कि आज के टाइम में हमें पता लगता है कि जो राजे वगैरह थे, जो किंग वगैरह, वो कैसे राइटिंग उनकी कैसे आई, या उनकी जो भी बातें थी, जो उनका जो भी लाइफ स्टाइल है, वो हमारे तक कैसे पहुंचा। दीज इंक्लूड द फरमान्स, फरमान्स सेंट बाय रूलर मीन्स जस्ट लाइक एन ऑर्डर। नेक्स्ट, कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करो, ये कहाँ की बिल्डिंग है, इसको क्या कहते हैं, इसका नेम क्या है। नेक्स्ट है फॉरेन अकाउंट्स। ओके, फॉरेन अकाउंट्स are the invaluable source of the information about the medieval period because the foreign traveler scholar who visited India wrote candidly। ठीक है, candidly means कि frankly उन्होंने अपने इंडिया के बारे में बताया है, and honestly about what they saw, what they experienced in India। Okay, they tell all what they experienced, what they saw in India, and write about the India. Some important foreign accounts are Al-Biruni's Taqiq-e-Hind, Ibn Battuta's Rihla, accounts by Al-Masudi, Niccolo Conti, Sir Thomas Roe, Francis Bernier, Domingo Pales, Marco Polo, etc. Niccolo Conti has given a detailed description of the Vijayanagara kingdom and the capital city of the Hampi. Inside क्या कि इबन बतूता visited India during the reign of the मोहम्मद बिन तुगलक। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में कौन सा स्कॉलर आया था, दैट वाज इबन बतूता। ओके, next, apart from these, we have a lot of writings by Bhakti and Sufi saints, and in regional language like Bengali, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil, Malayalam, etc. Next, we have archaeological sources. There are plenty of archaeological sources. Like archaeologists, what do you mean by archaeology? Archaeological means remain of the past studies scientifically। ओके, जो पुराने टाइम में जो है था उसके बारे में स्टडी करना, जैसे कॉइन्स हो गए, वेपन्स हैं, क्लोथ्स हैं, व्हाट दे वियर एट दैट टाइम, ऑर्नामेंट्स हैं, टूल्स हैं, ठीक है, बिलोंगिंग टू द मेडिवल पीरियड, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मेडिवल पीरियड ना। And the following are the some of the example of the archaeological sources. The first one is any building of the historical significance is considered to be monument, fort, palaces, temples, house and other structures give us a lot of information about the architecture skills, perfection in stone cutting, art of sculptures and brilliance of artist, culture, society and lifestyle of the people। ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट क्या है, दिस फर्स्ट इज़ द आर्कियोलॉजिकल सोर्स। ओके, कोई भी बिल्डिंग जो है वो पुरानी है, दैट इज़ कॉल्ड द मोनूमेंट। ओके, इसमें हमें जो भी उन्होंने जैसे वो की हुई है, स्कल्पचरिंग की हुई है, जैसे क्रेविंग की हुई है, वुड पे लिखा हुआ है या दीवारों पे है, या कट स्टोन कटिंग पे करके उस पर लिखा है, या जो भी डेकोरेशन की है दैट और रिलेटेड टू दिस। जैसे ये कैलाश टेम्पल की पिक्चर दिखाई। The next one we have, second one, the coins are made up of gold, silver and copper. They are analyzed and studied to get historical information। okay, coins जैसे gold के, silver के, copper के, ये न्यू टर्म है। the study of the coins is called the numismatics। the person who study these coins or numismatic gets a lot of information about the
About the political, economical, and culture life. The Delhi Sultanate, Delhi Sultan, and the Mughals are the and the Cholas issued many coins. ये coins के बारे में बताया कि किस किसने coins जो है वो issue किए थे. Next third point we have the painting of the medieval period such as the Mughal Rajasthani miniature and the Deccani. Also give an interesting insight into palace scenes, hunting expedition scenes from the mythology. ये थर्ड पॉइंट पेंटिंग के बारे में, जैसे पुरानी पेंटिंग्स होती हैं, ठीक है, पुराना मिनिएचर है जैसे भी है, उसके ऊपर माइथोलॉजी के कुछ सीन्स डिस्क्राइब किए होते हैं पिक्चर्स बना के. तो बाय स्टडिंग दैम वी गेट टू नो अबाउट द कस्टम्स. इन सब को स्टडी करके हम अपनी ट्रेडिशन, उनके कॉस्ट्यूम्स, वो कैसी ज्वेलरी डालते थे, ये सब वी कैन नो. ओके. नेक्स्ट ये कि राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग.